हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है गिरीश नेगी। आज हम पॉलिटी की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसको हम आगे कंटिन्यू करते हुए जो हमारे मौलिक अधिकार को जो हम पढ़ रहे थे, तो उसमें स्वतंत्रता का जो अधिकार था उसमें आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 ये दो आर्टिकल छूट गए थे। तो इन आर्टिकलों को हम इन दो आर्टिकलों को यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आर्टिकल जो 21 है, आर्टिकल 21 में है क्या? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता या जीवन जीने का अधिकार। तो आर्टिकल 21 एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल यहाँ पर है जो हमें जीवन जीने का अधिकार देता है। और ये जीवन जीना कोई सामान्य तरीके से जीना नहीं है, एक डिग्निटी के साथ, एक सम्मान पूर्वक तरीके से साथ जीना ही यहाँ पर क्या होगा, हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये यहाँ पर समाहित किया गया है। तो एक सबसे महत्वपूर्ण जो मौलिक अधिकार है, उन मौलिक अधिकारों में से एक सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल यहाँ पर आर्टिकल 21 को देखा जाता है, क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। जीवन जीने के लिए जो हमारे लिए स्वच्छ वायु की जरूरत होती है, स्वच्छ पानी की जरूरत होती है, हमें मकान की जरूरत होती है, खाने भोजन की आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीजें हमारे ये क्या है, ये मौलिक अधिकार यहाँ पर है कि हम इस प्रकार से जीवन जीने के लिए जो जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, तो वो सारी चीजें हमें हमारा मौलिक अधिकार है, वो सारी चीजें हमें प्राप्त होनी चाहिए। तो ये आर्टिकल 21 के तहत ये सारी चीजें समाहित हो जाती हैं। तो अगर गवर्नमेंट यानी कि स्वच्छ हवा वगैरह उसके लिए प्रयास कर रही है या हमें स्वच्छ पानी वगैरह देने का प्रयास कर रही है, तो वो सारा क्या है, हमारा मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत। ठीक है, तो ये एक डिग्निटी के साथ ये जीवन जीने का अधिकार यहाँ पे देता है। तो यहाँ पर लिखा है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं। तो यानी कि अगर हमारे विधि उसमें नियम कानून के आधार पर कोई इस प्रकार से कोई अपराध वगैरह कोई इस प्रकार से चीजें करता है, तो उसी आधार पर उसको विधि द्वारा उसको उस व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से पृथक यहाँ पे वंचित किया जा सकता है, अन्यथा उसे वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 21 के तहत यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अधिकार हैं जो आर्टिकल 21 के तहत यहाँ पर आते हैं। अलग अलग जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आए थे उसके आधार पर जैसे हम देखते हैं यहाँ पे निजता का अधिकार है। जैसे हमारी जो प्राइवेसी होती है वो हमारा क्या है, एक आर्टिकल 21 के तहत हमारा मौलिक अधिकार है। आपकी जो प्राइवेसी निजता है उसको कोई ओपन नहीं कर सकता है इस प्रकार से। तो ये आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि जो प्राइवेसी का जो अधिकार है तो वो आर्टिकल 21 के तहत आएगा। ऐसे ही जैसे मेनका गांधी विदेश जा रही थी तो उनसे संबंधित ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ये आर्टिकल 21 के तहत विदेश जाने का अधिकार भी इसके तहत समाहित कर देता है। ऐसे स्वास्थ्य का अधिकार है। तो ये सारी चीजें हमारे आर्टिकल 21 के तहत यहाँ पर समाहित हो जाती हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पर आर्टिकल 21 के तहत कुछ सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले हैं। तो जैसे इसमें पहला लिखा हुआ है रथिनाम बनाम भारत संघ 1994। तो यानी कि ये मामले किससे संबंधित हैं? अगर हमें जीने का अधिकार है तो क्या हमें मरने का अधिकार भी प्राप्त है? तो यहाँ पर इससे संबंधित कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते हैं। तो पहला है यहाँ पे रथिनाम बनाम भारत संघ 1994 का ये मामला होता है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, आत्महत्या के अधिकार को मौलिक अधिकार के तहत यहाँ पे इसको रख देता है। आर्टिकल 21 के तहत उसे यहाँ पे रख देता है कि यानी कि अगर जीने का अधिकार है तो आत्महत्या का भी क्या है, एक मौल अधिकार है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होता है। लेकिन बाद में क्या होता है, एक दूसरा मामला यहाँ पर आता है। जैसे ज्ञान कौर बनाम भारत संघ मामला है, 1996 का ये मामला है। तो इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व में दिए गए जो डिसीजन होता है उस डिसीजन को यहाँ पे पलट देती है और यहाँ पर कहती है कि आत्महत्या क्या है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं होगा। जो आत्महत्या है वो मूल अधिकार यहाँ पे स्वीकार नहीं किया गया है, जो ये 1996 का सुप्रीम कोर्ट का मामला होता है। ठीक है, अगला ऐसे ही एक महत्वपूर्ण मामला है अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ 2011। तो अरुणा शानबाग एक नर्स थी, उसके साथ कुछ घटनाएं घटित हो गई थी। उसके बाद फिर वो जीवन के लिए वो जंग लड़ती रही, लेकिन उसके जीने की कोई भी संभावना नहीं थी।
बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो 2011 में सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देता है। तो यहां पर क्या देता है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को यहां पर स्वीकार कर दिया जाता है। तो यानी कि जो इच्छा मृत्यु है वो भी दो प्रकार से है, एक को कहते हैं पैसिव और दूसरे को कहते हैं एक्टिव, ACTIV, एक्टिव। तो एक होती है एक्टिव इच्छा मृत्यु और एक होती है पैसिव इच्छा मृत्यु। तो यहां पर अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट पैसिव इच्छा मृत्यु या जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है उसको स्वीकार कर लेता है अरुणा शानबाग के मामले में, क्योंकि इनको जीने की कोई भी संभावना नहीं थी। तो इस पैसिव या निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में क्या होता है, तो अगर एक डॉक्टरों का, एक 4-5 डॉक्टरों का एक बोर्ड लिख के ये दे दे कि इस व्यक्ति का जीवन जीने की अब कोई भी आसान नहीं है, इसका जीने की कोई भी संभावनाएं नहीं है, तो उन डॉक्टरों के बोर्ड के आधार पे उनको यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु वहां पर दी जा सकती है। तो यानी कि अगर हम कहें तो एक सीमित मात्रा में, एक सूक्ष्म मात्रा में इच्छा मृत्यु यहाँ पे स्वीकार किया गया। वैसे भारत में यानी कि इच्छा मृत्यु को यहाँ पे स्वीकार नहीं किया गया है। तो केवल और केवल हम कह सकते हैं कि जब इस प्रकार की कंडीशनें होती हैं कि किसी व्यक्ति के जीने की कोई भी संभावनाएं नहीं है, एक डॉक्टरों का एक पूरा मेडिकल बोर्ड उसमें लिख के दे दे कि यानी कि इस व्यक्ति की जीवन जीने की कोई संभावनाएं नहीं है, तो उस कंडीशन में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को यहाँ पर दिया जा सकता है। ठीक है, तो कई देशों में यानी कि एक्टिव यानी कि वहां पर इच्छा मृत्यु या जो आत्महत्या है उसको मौलिक अधिकार यानी कि इस प्रकार से उसे स्वीकार किया गया है, लेकिन भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को ही यानी कि एक सीमित मात्रा में यहाँ पे स्वीकार किया गया है। तो ये आर्टिकल 21 से संबंधित ये मामले हैं। अगला देखते हैं हम, इसमें आर्टिकल 21 का ए इसमें पार्ट है, अगला है 21 का ए। तो ये यानी कि बाद में ये जोड़ा गया है आर्टिकल 21 का ए। अगर हम इसको देखें तो इसमें लिखा है शिक्षा का अधिकार। तो पहले ये अनुच्छेद 45 में था, अनुच्छेद 45 में, और अनुच्छेद 45 आपको पता होगा कि ये डीपीएसपी का भाग है, राज्य के जो नीति निदेशक तत्व होते हैं उसका ये भाग है। तो यहाँ पर बाद में इसको डीपीएसपी से हटा के मौलिक अधिकारों में रखा गया और इसके लिए एक नया आर्टिकल 21 का ए जोड़ा जाता है। तो इसमें कहा जाता है कि राज्य क्या करेगा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा। तो यानी कि जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनका मौलिक अधिकार है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा लेना, और ये इसके लिए उपबंध करना या इनके लिए जो पूरे उपबंध वगैरह जो करेगा तो वो राज्य का यहाँ पे कर्तव्य है, राज्य ये करेगा यहाँ पे। तो ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का एक मौलिक अधिकार है, इनको लेना ही लेना है इस प्रकार से निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। और इसको अगर हम बात करें तो ये बाद में जोड़ा जाता है, उसके लिए संविधान संशोधन पूछा जाता है। तो इसके लिए 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 इसमें हुआ है। इस संविधान संशोधन के आधार पर ये आर्टिकल 21 का ए यहाँ पे जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर जैसे आर्टिकल 45 में मैंने कहा कि पहले वो वहाँ पे था डीपीएसपी में, अब वहाँ पर जोड़ा गया है कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, यानी कि 45 में जोड़ा गया है प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो यानी कि 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं तो उनके लिए वहाँ पे पोषण, उनके उपबंध वगैरह वहाँ पे राज्य का कर्तव्य, राज्य का काम वहाँ पे होगा डीपीएसपी के तहत। तो अब 45 में 6 से कम वर्ष के बच्चे या प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल, पोषण वगैरह वहाँ पे राज्य का काम होगा, और ये 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं ये इनका यहाँ पे मौलिक अधिकार यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे यहाँ पे लिखा देश में पहली बार नदी को विधिक व्यक्ति का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो जैसे हमने आर्टिकल 21 में जीवन जीने का अधिकार देखा था, तो यहाँ पर नदियों को भी विधिक व्यक्ति के रूप में यहाँ पे दर्जा दिया गया। तो जैसे उत्तराखंड हाई कोर्ट ने किसको दर्जा दिया है, ये तो गंगा और यमुना को इस प्रकार से एक विधिक व्यक्ति की तरह यहाँ पे ये अधिकार यहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। और अगर हम विश्व में बात करें तो विश्व में सबसे पहले न्यूजीलैंड में एक नदी है, तो वहां पर उसको प्रदान किया गया था। तो ये आर्टिकल 21 से संबंधित ये यहाँ पर होते हैं। अगला इसमें मौलिक ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत लास्ट वाला है यहाँ पे आर्टिकल 22। तो इसमें लिखा हुआ है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। तो यहाँ पर अगर कोई गिरफ्तार किया जाता है कोई व्यक्ति तो उसको भी यहाँ पे प्रोटेक्शन देने की बात यहाँ पर आती है, उसको भी संरक्षण के लिए यहाँ पर चीजें लिखी गई हैं। तो पहला है इसमें
कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। तो अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति को वारंट वहां पे दिखाना होगा कि आपने किस आधार पे इसे गिरफ्तार किया, उसको जो इसको गिरफ्तार किया गया है उसको कारण जानने का अधिकार कि मुझे किस आधार पे गिरफ्तार किया गया है और क्यों मुझे गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी का वारंट दिखाओ। तो इस प्रकार से यानी कि उसका वो अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत। दूसरा इसमें अपनी रुचि के विधि व्यवसायी अधिवक्ता से परामर्श व बचाव का अधिकार। तो अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो वह क्या कर सकता है, अपने पसंद का कोई वकील होगा वो वकील रख सकता है, उससे राय परामर्श वगैरह ले सकता है, तो बचाव का यहाँ पर अधिकार। तो ये इसके तहत यहाँ पर गिरफ्तार व्यक्ति के लिए हो जाएगा। और तीसरा यहाँ पे होगा गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंतर्गत निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होना होगा। तो यानी कि गिरफ्तार अगर किसी व्यक्ति को किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर निकटतम जो मजिस्ट्रेट होगा उसके समक्ष उसे प्रस्तुत करना पड़ता है। और इसमें क्या होता है, आने जाने का जो समय होता है उसको नहीं ऐड किया जाता है। तो 24 घंटे के अंतर्गत यहाँ पे यहाँ पे उसको पेश करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। इसमें पॉलिटी के अंतर्गत जो हमारे ये टॉपिक छूट गए थे मौलिक अधिकार के अंतर्गत, तो ये 2 आर्टिकल यहाँ पर है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक अब मिलते हैं नई वीडियो।